नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक का और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त आ रही है लद्दाख से। आज भारत और चीन में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो रही थी, जो खत्म हो गई है। बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सैन्य कमांडरों की इस बैठक में पूरे लद्दाख इलाके में सैन्य तनाव कम करने पर बात हुई है। जानकारी के मुताबिक बातचीत पूरी तरह से सकारात्मक रही और इस पर भी बात बनी है कि आगे भी इसी तरह की बातचीत और मीटिंग जारी रहेगी। भारत चीन में मेजर जनरल स्तर की बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। सकारात्मक नतीजे अब तक के निकलकर सामने आए हैं। मनजीत नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मनजीत, सकारात्मक रही और आगे भी बातचीत होती रहेगी। इसके अलावा और कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं इस बैठक से? चित्रा, आज ये दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में, जो 6 जून को मोल्डो में जो बड़ी बातचीत हुई थी आर्मी कमांडर स्तर की। उसके बाद पिछले 2 दिनों में दोनों तरफ से कुछ हरकतें हुई थी, जिसमें चीन ने अपनी जो सेना है उसकी कुछ टुकड़ियों को गलवान नाला और दूसरे इलाकों में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है वहां पर 2 किलोमीटर अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटाया था। भारत ने भी उस कार्रवाई के जवाब में अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को पीछे किया था और उसी कड़ी में आज ये बातचीत शुरू हुई। हालांकि देर से बातचीत शुरू हुई, लेकिन आज की बातचीत को लेकर कहा जा रहा है कि मेजर जनरल स्तर की बातचीत थी, जिसको लेकर दोनों जो पक्ष में खासतौर से जो 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और उसके अलावा पेंगोंग लेक जो है, इन 4 बिंदुओं पर आगे भी बातचीत की जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी बैठक जारी रहने पर बनी है सहमति। सबसे बड़ी बात यही निकलकर इस बैठक से सामने आई है, एक सकारात्मक बातचीत भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच में। सरहद पर चीन के साथ तनातनी के बीच देश में सियासत भी सुलग गई है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। आरोप ये कि सरकार जानकारी साझा नहीं कर रही है। तो सरकार की ओर से सामने आई है बात कि सवाल उठाने का ये सही वक्त नहीं है। सरहद पर दबाव बनाने का चीन का दांव पुराना है, पर जब चीन की फौज के सामने हमारी फौज खड़ी हुई तो धौंस दिखाने वाले बात करने लगे। लेकिन सीमा पर गतिरोध के बीच विपक्ष सरकार पर देश के लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रविवार को अमित शाह की टिप्पणी पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया था, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने भी शेर लिखकर ही दिया। राजनाथ के जवाब पर राहुल ने फिर सीधे सवाल पूछे। क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? इस सवाल जवाब के बीच लद्दाख के बीजेपी सांसद भी कूद पड़े। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लिखा, कांग्रेस सरकार के वक्त ही चीन ने इस इलाके में कब्जा किया था। 2 के वार में जो अक्साई चीन 37,244 किलोमीटर जो है अक्साई चीन, जिसको मैं चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटोरी कहता हूं, वो किया। उसके बाद भी चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमैड्स को आगे करके पीएलए उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, पश्चिम लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। लद्दाख के सांसद के हमले के बाद राहुल ने फिर निशाना साधा और इस ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री की घेराबंदी की। पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए लिखा, चीनी घुसाए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। रक्षा मंत्री ने जवाब संसद में देने की बात कही, लेकिन राहुल का जवाब देने कानून मंत्री पहुंचे। पहले नसीहत दी, फिर हमला किया। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार विपक्ष को भरोसे में नहीं ले रही। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सही जानकारी सामने रखने की विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सही वक्त पर जवाब देने की बात कर रही है। चीन के साथ एक मोर्चा सीमा पर खुला हुआ था, जिसको सुलझाने का दावा किया जा रहा है। बेशक चीन के साथ यह विवाद सुलझा लिया गया हो, लेकिन देश के भीतर भी
चीन को लेकर सियासी दलों के बीच एक मोर्चा खुला हुआ है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। चीन सरहद विवाद के बीच जो राजनीति सुलगी हुई है उस पर यह रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब बात कोरोना की। राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, इस पर विवाद कम नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की माने तो कई मरीजों में संक्रमण कैसे फैला इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगले 10 से 12 दिनों में दिल्ली में संक्रमण का दायरा बढ़कर 2 गुना होने का खतरा है। कोरोना काल में बीतता हर रोज दिल्ली वालों के लिए नई मुसीबत है। संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 1366 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 31,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 905 लोग अब तक इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दावा ये कि अगले 10 से 12 दिनों में दिल्ली में और 30,000 मरीज संक्रमण के दायरे में होंगे। एक आदमी इन्फेक्ट अगर हो जाता है और उसको लगभग 2 हफ्ते ठीक होने में लगते हैं। ठीक होने से पहले वो 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो 2 को भी इन्फेक्ट करता है तो अगले 10-12 दिन में, 8 दिन में वो डबल हो जाते हैं। तो आज क्योंकि बेस ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो अगले हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 12-15 दिन में 30,000 केसेस और होंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्र के अफसर कम्युनिटी स्प्रेड की थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। 24 घंटे में दूसरी बार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा यह है कि संक्रमण होते लोगों के स्रोत का पता नहीं लग रहा। दूसरा ये कि पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट ट्रेसिंग का दायरा अब लगातार बढ़ रहा है। कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है वो टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। शुरू में जब केस 1 होता था या 2 होता थे, एक केस के ऊपर 600 लोगों तक की कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई। आज कल की डेट में अगर 1500 केसेज हैं, 1500 इंटू 600 अगर करते हैं तो आप सोच के देखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 9 लाख लोग बन जाते हैं। तो इसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कांटेक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी। दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कांटेक्ट है फिर तो। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के इस खेल में दिल्ली सरकार के दावों पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। सरकार में हो आप, आपको किसने रोका? आप विपक्ष में नहीं हो कि आप तो विपक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हो कि आप लोगों को डरा रहे हो, इतने केसेस हो जाएंगे, 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। तो आप ये डराने का काम कर रहे हो। आपको लोगों को ढांढस बनाने की, लोगों की सहायता करने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को दिल्ली या देश में कम्युनिटी स्प्रेड पर आईसीएमआर की रिपोर्ट का इंतजार है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि कोरोना का संक्रमण किस स्टेज पर पहुंचा है। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे कंफ्यूजन ने इतना जरूर बता दिया है कि मुसीबत के इस वक्त में भी दोनों के बीच तालमेल की कमी है, वो भी ऐसे वक्त पर जब दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी से टकराव के मूड में नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि यह आपस में लड़ने का वक्त नहीं बल्कि मिलजुल कर कोरोना की चुनौती का मुकाबला करने का वक्त है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो
सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खुद निकलूँगा कल से परसों से, मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। कोशिश भी यही होनी चाहिए कि टकराव पीछे रहे, मिलजुल कर आपस में काम करें। फिलहाल कोरोना से बचने के लिए जितनी हो सके सावधानियां बरतने की जरूरत है। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज करीब 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देश का कोरोना मीटर आज क्या कह रहा है, क्योंकि देश में लगातार बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब बने हुए हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त आपको बता दें ये जो कोरोना मीटर है वो 3 लाख की तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यह आंकड़ा आपके सामने 2,76,583 अब तक कुल केस देश भर से सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद है। 1,35,206 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7,745 लोगों की जान गई है। देश भर का यह हिंदुस्तान का बड़ा आंकड़ा इस वक्त आपका देख रहे हैं। 24 घंटे में देश का हाल जानिए। 9,985 कुल केस 24 घंटे में सामने आए हैं। 5,991 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं, जबकि 279 इतने लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई। राज्यों के हिसाब से बात करें, राजधानी दिल्ली 31,309 कुल केस, 11,861 ठीक हुए हैं। 905 लोगों की जान गई है अकेले राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 90,787 कुल केस, 42,639 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 289 आप देख रहे हैं मौतों का ये आंकड़ा महाराष्ट्र का डराने वाला। तमिलनाडु में 34,914 कुल केस, 18,325 लोग ठीक हुए हैं। 307 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। यह हमने आपको दिखाया आंकड़ा राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस वक्त क्या हालात हैं। लेकिन देश का कोरोना मीटर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी एक राज्य से मामले सामने आए हैं तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना की भयानक मार पड़ी है और यह है कि अकेले मुंबई में संक्रमितों की संख्या चीन के वुहान से कहीं ज्यादा हो गई है। उधर राजस्थान में भी कोरोना ने एक बार फिर से तेजी से अटैक किया है। यहां राजस्थान सरकार ने सूबे की सारी सीमाएं इसी कारण सील कर दी हैं। अनलॉक होने के साथ ही मुंबई ने तो रफ्तार पकड़ ली, मगर मुंबई की रफ्तार से तेज कोरोना की रफ्तार हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं मुंबई में वुहान से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 90,000 पार हो गए हैं, जबकि वहीं चीन में कोरोना के कुल केस करीब 83,000 ही हैं। मुंबई में कोरोना के केस 51,110 हो गए हैं, जबकि वुहान में अब तक 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। समझना आसान है कि महाराष्ट्र कोरोना के ढेर पर बैठा है। महाराष्ट्र में 90,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं तो मुंबई में 50,000 से ज़्यादा। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है तो अकेले मुंबई में इसकी आधी यानी कि 58। फिलहाल मुंबई में ICU 99% ऑक्युपाइड है तो वेंटिलेटर्स तकरीबन 95%। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है इस वक्त मुंबई में वो ये है कि जो रेट ऑफ डबलिंग है, यानी कि जो मामले जो दुगना हो जा रहे हैं वो अब 24 दिन पर हो गए हैं, जो पहले काफ़ी कम था। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान में भी एक बार फिर कोरोना संकट गहराने लगा है। राजस्थान ने दूसरे राज्यों से जुड़ने वाली अपनी सीमाएं एक बार फिर सील कर दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात बैठक बुलाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से अपनी सीमाओं को सील करने का फैसला किया है। ये आदेश जारी किए गए हैं कि राज्य से लगती हुई दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। वहां पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाए, साथ ही पुलिस अधिकारियों की टीम वहां पर लगाई जाए जो आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजस्थान में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है, अब तक सबसे ज्यादा मामला 350 मामले एक दिन में राजस्थान में आए हैं। 100 से ज्यादा मामले जयपुर में एक दिन में आए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात बैठक भी बुलाई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 11,000 के पार चले गए हैं।
जाहिर तौर पर अनलॉक 1 ने लोगों को रियायत तो दी थी, मगर लापरवाहियों के सिलसिले ने कोरोना संक्रमण को भी रफ्तार दे दी है। जरूरत है ज्यादा सावधानी बरतने की। मुंबई से विद्या के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बात करते हैं बिहार में सियासी सरगर्मी की, जहां कोरोना काल में नीतीश और तेजस्वी यादव खोलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे 84 दिन बाद मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला निकला। सीएम ने अपने सरकारी निवास से 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री सचिवालय से संवाद भवन तक की दूरी तय की। वैसे तो कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यदा कदा नजर आते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने सीएम पर लोगों के बीच से गायब होने का आरोप लगाया था। हमने तो बार बार कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको निकल के जो है इस चीजों को देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। और बिहार के ही मुख्यमंत्री जो बाहर नहीं निकले, बाकी हर प्रदेश के तो निकल रहे। आखिर ऐसा कौन सा कंडीशन है इनके लिए और बाकी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? ये मामला तब भड़का था जब मंगलवार को तेजस्वी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर महामारी के दौरान लोगों से दूर होने का आरोप लगाया था। उसी शाम नीतीश 84 दिन बाद निवास से बाहर निकले और उल्टे तेजस्वी पर ही पार्टी को बिना सूचना दिए गायब होने का आरोप लगाया। क्या चीज है, क्या बोलना है भाई? कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, मैं तो इस बात तक की चर्चा नहीं करता हूं किसी को। लेकिन 15 वर्ष में क्या हुआ था? लॉकडाउन में कोई लाखों लोग कहीं भी फंस जाते हैं। फंसने का कारण ये होता है कि गायब हो गए। तो देखिए ये साफ बात है कि ये जब अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के सवाल पूछ रहे और हम गायब होंगे कहाँ? कोरोना वायरस की महामारी के बीच बिहार में अब चुनावी सियासत भी पूरे रंग में दिखाई दे रही है। पक्ष विपक्ष की आपसी बयानबाजी और शब्दों के तीर छूटने लगे हैं। नीतीश भी अब भतीजे के आरोपों का जवाब देने मैदान में उतर आए हैं। समझना मुश्किल नहीं कि बिहार में चुनावी राजनीति का आगाज हो चुका है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार गोवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। यूपी कैबिनेट ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी जंग शुरू होने में भी देर नहीं लगी। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे विपक्षी नेता, सुनिए। इस संशोधन के बाद मैं यह मानता हूं कि इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अब कोई भी गौवंश का चाहे तस्कर हो चाहे हत्यारा, उसकी संपत्ति भी दांव पर लगेगी, उसका जीवन जो है जेल में बीतेगा और उसके ऊपर जुर्माने की राशि इतनी भारी भरकम तय की गई है कि जिसके क्रम में मेरा विश्वास यह कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में गौवंश की तस्करी करना या हत्या करना या इस प्रकार का गैंग तैयार करना और बच के निकल जाने का समय समाप्त हो गया है। अब दंड पाने का समय शुरू हो गया और कठोर दंड पाने का समय शुरू। अब चूंकि योगी सरकार ने वादा किया था पहले हम आएंगे तो हम शेल्टर होम बनाएंगे, शेल्टर होम अभी तक बने नहीं। गाय माता बेचारी रोड पे बैठी हैं, रोड पे बैठे बैठे इस लॉकडाउन में हजारों गाय माता की मौत हो गई। भूखी प्यासी बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। तब तो योगी सरकार जागी नहीं, योगी सरकार ने उसके बारे में कुछ किया नहीं। तो मैं तो योगी सरकार से यही पूछूंगा कि आप अपनी कानून तो बनाते हो, आप बातें तो करते हो, पालन आप कितना करते हो? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से लाखों गोवंश चोरी छिपे नहीं उत्तर प्रदेश से बिहार के रास्ते बांग्लादेश जाते रहे। कितने थाने रास्ते में पड़े, कितने जिले रास्ते में पड़े, और वो कौन गैंग है सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ जो एक एक गाय गिनकर उनको पार कराता रहा और उसके बदले पैसा लेता रहा। उधर आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है और इसी कड़ी में आज जवानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर किया है। कोरोना जब खत्म होगा तब खत्म होगा, मगर घाटी में आतंक के वायरस को खत्म करने की हमारे जवानों ने ठान ली है। इसीलिए बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 6 टॉप कमांडर समेत
20 से ज्यादा आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया है। शोपियां में आज भी सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अगर बीते 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शोपियां में ही 8 जून को 4 आतंकी और 7 जून को भी इसी इलाके में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया। 3 जून को पुलवामा में जैश के IIT एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए, जबकि 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। जिस शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों का काम तमाम किया, उसी शोपियां में आतंकियों ने एक शख्स को किडनैप किया था, जिसका शव बरामद किया गया है। तो एक तरफ आतंकी हैं जो घाटी में बारूदी साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल हैं जो घाटी को आतंकियों से हर हाल में महफूज रखने के लिए डटे हुए हैं। मकसद साफ है, घाटी में जो बंदूक उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। शुजा उल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब बात दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले हुए मिजाज की। दोपहर की उमस भरी गर्मी पर शाम होते होते बादल खूब बरसे। शाम को मौसम का मिजाज बदला और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर को तरबतर कर दिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई जगहों पर हालांकि तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने की खबर भी सामने आई है। वहीं बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी उत्तर भारत में मानसून आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ठीक देखिए उमस भरी गर्मी से लोगों को कैसी राहत मिली है। हालांकि काफी तेज आंधी, जिसके कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर भी सामने आई है, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और अब बात करते हैं असम के तिनसुकिया की, जहां पर बागजन में तेल के कुएं में लगी भीषण आग अभी तक नहीं बुझी है। बीते 2 दिन से लगातार वहां की आग की लपटें आसपास दहशत पैदा कर रही हैं। परेशान करने वाली खबर यह है कि इस भीषण आग में 2 दमकल कर्मियों की जान चली गई और 4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी ने मदद का पूरा भरोसा दिया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केंद्र से मोदी सरकार की ओर से मदद का पूरा भरोसा दिया गया है, लेकिन अभी भी धधक रही है आग। तिनसुकिया में लगी ये आग बुझी नहीं है। 2 की मौत हो गई है, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।